बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स फिजिक्स की न्यू बुक का हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हर चैप्टर की अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सारे थ्योरी बेस्ड टॉपिक्स हैं। तो जब तक थ्योरी की लाइंस आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक शॉर्ट और एमसीक्यू क्लियर नहीं होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं थ्योरी पैराग्राफ के अंदर छुपे हुए, वो मैं सारे आपको मार्क करवा दूंगा। ठीक है, वही चीजें सिर्फ आपने तैयार करनी है। और कुछ टॉपिक्स में मेन मेन एक एक दो दो लाइनों की डेफिनेशंस है, सिर्फ वही आपने तैयार करनी है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बेसिकली साइंस और फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे, बस मेन मेन चीजें हमने तैयार करनी है, वो अपनी बुक के ऊपर आपने मार्क कर लेनी है और थोड़ी सी समझ लेनी है। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आज ही आपका खत्म हो जाएगा। तो पेज नंबर बेटे 182 अपनी बुक का ओपन कर लें। जो चीजें मैं समझाऊं पहले समझ लें, फिर उसके बाद अपनी बुक के ऊपर उन चीजों को मार्क कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। इस पैराग्राफ में ना सिर्फ 3 बातें आपको याद रखनी है, जो कि शॉर्ट और एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। सबसे पहली डेफिनेशन है साइंस की। तो साइंस क्या है? कहते हैं साइंस इज अ कलेक्टिव नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना, प्रोसेसेस एंड इवेंट्स अकरिंग अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो प्रोसेस हो रहे हैं, या नेचुरल फिनोमिना के मुतालिक जो कलेक्टिव नॉलेज है, वो क्या है बेटे? क्या कहलाता है? साइंस। बात समझ आई? कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, उस पर जरा गौर करें कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसका तरीकाकार क्या है। इन सारी चीजों के बारे में जानना, कलेक्टिव नॉलेज जो है, ये आपका क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। और सदियों पहले किस तरह से एक चीज के बारे में सोचा जाता था कि वो चीज किस तरह से हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है, ये नॉलेज। और आजकल सारी चीजों के बारे में जानना, ये जो कलेक्टिव नॉलेज है ना, इसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन यहां पे आपने क्लियर कर लेनी। अगर ये वर्डिंग आपको याद नहीं होती, मुश्किल लगती है, तो आप आसान डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ये वाली डेफिनेशन कर लें। द नॉलेज, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा बाद में। द नॉलेज gained through observations and experimentations is called science। फिर से सुने। the knowledge gained through observation and experimentation is called science। तो जो डेफिनेशन आसान लगती है वही कर लें। क्लियर? पहली डेफिनेशन ठीक होगी जी। अब बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पे चीजें मार्क कर रखी है ना, वही आप सिर्फ तैयार करेंगे। अब एक वर्ड यूज हो रहा है, नेचुरल फिलोसफी। तो अब तो हम साइंस कह रहे हैं ना, लेकिन सदियों पहले सिर्फ एक सिंगल डिसिप्लिन को स्टडी करना, नेचर की सिंगल डिसिप्लिन को स्टडी करना, यह नेचुरल फिलॉसफी कहलाता था। ठीक है। अब हम कलेक्टिव नॉलेज की बात करते हैं, तो इसीलिए इसी नेचुरल फिलॉसफी का अब हमारे पास क्या नाम है? साइंस। बात समझ आ रही है ना? सिंगल डिसिप्लिन का यही मतलब है कि किसी एक चीज के बारे में जानना, सिर्फ एक चीज को स्टडी करना। जैसे सिर्फ फिजिक्स को ले लें, अब तो हम फिजिक्स के साथ बायो को भी डिस्कस कर सकते हैं, केमिस्ट्री को भी डिस्कस कर सकते हैं, इसके साथ काफी सारी और ब्रांचेस को हम इंटरेक्ट करवा के ना डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कलेक्टिव नॉलेज है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो सदियों 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 100 सदियों पहले हम सिर्फ एक सिंगल डिसिप्लिन नेचर की स्टडी करते थे, उसको हम कहते थे नेचुरल फिलॉसफी। दो बातें क्लियर हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसी नेचर को 2 मेन डिसिप्लिन में क्लासिफाई किया गया है। तो ये वाली लाइन यहां से देख लीजिएगा। अब ये शॉर्ट में आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो आपने वो यहां पे 2 डिसिप्लिन याद रख लेने हैं। नंबर 1 द बायोलॉजिकल साइंस, और नंबर 2 फिजिकल साइंस। ये 2 नाम याद रखने हैं। अब अगर वो इनको डिफाइन करने को कह दे कि बायोलॉजिकल साइंस का क्या मतलब है और फिजिकल साइंस में हम किन चीजों को डील करते हैं, स्टडी करते हैं, तो फिर अगली बात आपने याद रखनी है कि बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में क्या कुछ आ जाता है? जिनमें सांस है, जो जिंदा चीजें हैं, उनमें आप देख लेंगे क्या है? बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, दरख्त हैं, लोग हैं, आप हैं, बॉयज गर्ल्स, सारों में सांस है ना? क्यों भाई? इस तरह परिंदे हैं, उनमें भी सांस है। ये सारी लिविंग थिंग्स है। तो इन चीजों को स्टडी करना, ये चला जाता है बायोलॉजिकल साइंस में। और जो फिजिकल साइंस है, इसमें हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। अब नॉन लिविंग थिंग्स में आपके पास ये जो खिलौने हैं, या रॉक्स, या फिर इसके अलावा आप कह लें कि बुक्स हैं, टेबल्स हैं, ठीक है, बेजान चीजें, वो सारी आपके पास क्या आ जाती है? नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती है। तो एग्जांपल के तौर पे ये दो दो तीन तीन नाम मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज ये आपके पास 2 मेन डिसिप्लिन्स थी, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। तो ये शॉर्ट में आ सकता है। अगर शॉर्ट में आएगा तो आप सिर्फ ये एक लाइन लिखेंगे और इधर से ये लाइन लिखेंगे। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की एग्जांपल्स देना चाहें तो दे सकते हैं। लो जी, फर्स्ट पैराग्राफ आपका खत्म हो गया। पहली साइंस की डेफिनेशन, नेचुरल फिलोसफी की डेफिनेशन, और उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्लियर कराया कि 2 मेन डिसिप्लिन्स कौन से हैं। क्लियर? बस यही आपने तैयार करना था। देखें कितना आसान है।
अब चलते हैं आगे, टॉपिक नंबर 9.1। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपने तैयार करना है, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी, पॉइंट्स होंगे, वो आपको समझा के फिर मार्क करवा देता हूं, वो आपने अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लेने हैं। सबसे पहले है फिजिक्स की डेफिनेशन। तो आसान डेफिनेशन, शुरू में ही आपको चैप्टर नंबर 1 जब स्टार्ट किया था तभी आपको बता दिया था कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द मैटर एंड एनर्जी, या फिर कह लें कि इनके इन जैसे जो भी अदर रिलेशनशिप है उनको हम डिस्कस करते हैं। यहां पे भी यही कुछ कहा जा रहा है, बस थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट होगी, तो जो वर्डिंग आसान हो वो आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो यहां पे है वही लिखें। जो आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने डेफिनेशन लिख के दी, अभी भी बोल दी है, वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अपने अल्फाज में आप डेफिनेशन बना सकते हैं। कहता है फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस दैट डील्स विद द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज यानी कि यूनिवर्स के अराउंड जो कुछ है ना उस चीज को स्टडी करना, वो सारी सी बात है साइंस में आएगी। तो फंडामेंटल साइंस ही की एक ब्रांच है कौन बेटे, फिजिक्स। तो उसमें क्या कहता है दैट इज मैटर एनर्जी स्पेस टाइम एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन, यानी कि मैटर एनर्जी जैसा रिलेशनशिप या फिर स्पेस टाइम इन जैसी चीजों का रिलेशनशिप या इंटरेक्शन, इन चीजों को हमने डिस्कस करना होता है फिजिक्स के अंदर। तो सिंपल याद रखें, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी एंड द अदर रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि इन जैसे जो भी रिलेशन हो गए, जैसे यहां पे स्पेस टाइम है, तो इन जैसे रिलेशंस को डिस्कस किया जाता है बेटे फिजिक्स के अंदर। तो ये सिंपल डेफिनेशन है फिजिक्स की। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास डेफिनेशन है बेटे स्पेस की। ठीक है, तो स्पेस के लिए आप यहां से मार्क कर लीजिएगा, स्पेस क्या है, 3 डायमेंशनल, जिसमें आपके पास कोई भी अगर इवेंट्स हो रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स वहां पे अकर कर रहे हैं 3D के अंदर, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्पेस। अब यहां पे निशान लगा लें कि द स्पेस इज द 3 डायमेंशनल एक्सटेंट इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स अकर। बस यहां तक अगर स्पेस की डेफिनेशन आ जाती है तो आप ये एक लाइन लिख दीजिएगा। और स्पेस में आपको पता है 3D में एक्स एंड वाई जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ये आपके पास 3D आता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास स्पेस की डेफिनेशन है सिंपल। इसकी आगे ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगी बड़ी क्लासेस में, वो फिर आपको देंगे जब आप आएंगे, अभी फिलहाल ये आपने छोटी छोटी बातें याद रखी। ले जी, उसके बाद टाइम को डिफाइन किया जा रहा है, तो ये भी डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो टाइम को किस तरह से आप डिफाइन करते हैं या मेजर करते हैं, वो कहता है जी द टाइम मेजर्स द सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स। किसी भी इवेंट का ड्यूरेशन और सीक्वेंस को मेजर करना, ये क्या कहलाता है बेटे, टाइम कहलाता है। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। ठीक है, कोई भी वाक्य जो हुआ है उसकी ड्यूरेशन और उसके सीक्वेंस को मेजर कर लें तो आपको टाइम मिल जाएगा। बात समझ आएगी कि नहीं आएगी, इवेंट्स की ड्यूरेशन और सीक्वेंस को मेजर करना यह टाइम कहलाता है। अगली बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, कहता है इसी टाइम को कंसीडर करते हैं 4th डायमेंशन के तौर। ठीक है, तो इट इज कंसीडर्ड 4th डायमेंशन, ये एमसीक्यू में आ सकती है। ठीक है लाइन, तो इस तरह से आपने टाइम को डिफाइन कर देना है। उसके बाद अगर एग्जांपल आपको देनी पड़े या पूछ ले कि भैया आपने ठीक है मैयर तो कर लिया, लेकिन इसके लिए कोई एग्जांपल दें कि किस तरह से आपने टाइम को मैयर किया है, तो उसके लिए आपके पास एक सिंपल पेंडुलम आप ऑपरेटर सेट कर लें। सही है, तो जैसे ही वो पेंडुलम आपका स्विंग करेगा तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी देखें, ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिटरमिन कर लें। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी अगर आप डिटरमिन कर लेंगे तो T इज इक्वल टू 1/f होता है। जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहां पे पुट करेंगे 1 पे, उसको डिवाइड करेंगे तो आपको T मिल जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो इस तरह से वो आप एग्जांपल में भी ये चीज लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज वो ना पूछे तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां से यहां तक आप टाइम को डिफाइन करेंगे। ले जी अगली बात, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम डायलेशन। कहता है टाइम डायलेशन विच इज फेनोमिना डिस्कस्ड बाय द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये हमारी थोड़ी सी सोच से अभी बात बाहर जा रही है, क्योंकि यहां पे देखें ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो ये टाइम डायलेशन आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस करेंगे। सही है, और ये चीज आप पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। अब तो जो फिजिक्स का न्यू सिलेबस आया है क्लास 11th का, उसमें भी ये टॉपिक आ गया है। सही है, अदरवाइज पहले क्लास 12th में हुआ करता था। जब आप 11th में आएंगे तब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि टाइम डायलेशन है क्या भला। इस पे काफी सारी मूवीज भी बन चुकी है, हम देखते हैं ना यार, ऐसे पता चलता है कि 5-7 मिनट में बंदा स्पेस में गया है, मूवीज बनी हुई है, मुझे नाम उसका याद आ रहा, लेकिन ये है कि वो बूढ़ा हो गया है, वापसी आता है ऐसा लगता है कि वो बूढ़ा हो गया है, मरने वाला है। वो जो नीचे ठहरा है वो बिल्कुल ठीक है हमारे लिहाज से, लेकिन अगर उस ऊपर जाने वाले स्पेस में जाने वाले के लिहाज से देखेंगे तो नीचे वाला बूढ़ा हो चुका होगा, वो अपने आप को यंग मान रहा होगा।
तो अब ये कैसे होता है, इस पे बेसिकली जो पीछे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो टाइम डायलेशन का यूज हो रहा है। तो इस पे रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि आप किसके लिहाज से किस चीज को देख रहे हैं। तो आप सिर्फ यहां पे एक लाइन डेफिनेशन के तौर पे याद रख लें, जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तब आपको इसका डिटेल में कॉन्सेप्ट देंगे, यहाँ पे बड़े बड़ों का दिमाग घूम जाता है। ठीक है ना, फिलहाल आप इसको सिर्फ क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है तो आप डेफिनेशन के तौर पे यहां से मार्क कर लीजिएगा। अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आप यहां से यहां तक लिख देंगे, अदरवाइज इसके बारे में इसका फार्मूला इसकी डिटेल आपको अगली क्लासेस में देंगे। क्या कहेंगे कि द टाइम डायलेशन विच इज अ फेनोमिना डिस्कस्ड बाय द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी where the time passes slowly for an observer moving at ultra high speed compared to one relatively at rest। यानी कि एक बंदा अगर रेस्ट पे खड़ा है और दूसरा उसके मुकाबले में हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो वो उसके लिए जो टाइम होगा वो क्या होगा बेटे, स्लो होगा। क्यों? क्योंकि जो खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है वो तो बेटे रेस्ट पे है, तो जो खड़ा है उसके लिहाज से हम देख रहे हैं। तो जो हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसको टाइम क्या लगेगा बेटे, बहुत कम लगेगा, स्लोली मूव। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट बेटे यहां से आप देखें कि द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन, यानी कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। ये बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ठीक है, कि जो हमारे पास ये दो क्वांटिटीज है ना, स्पेस एंड टाइम, नॉट एब्सोल्यूट यानी कि फिक्स नहीं है, बट आर रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ, ये एक दूसरे से रिलेट जरूर करती है। अब वो आगे बताता है कि भाई अगर आप इनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना चाहते हैं स्पेस एंड टाइम के, तो फिर किस तरह से करेंगे। उसके लिए जाहिर सी बात है ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, स्पीड के बारे में आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हो, इसके लिए फिर आप हैवी ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, तो इतना आसान काम नहीं है। आगे 11th में आएंगे तो पूरा इस पे एक टॉपिक है, सही है, ग्रेविटेशनल वेव्स, वहां पे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। या फिर जब आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाएंगे आइंस्टाइन की, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल जो चीजें मैंने मार्क करवा दी है ना, बस सिर्फ इनको आप याद करेंगे। क्लियर? अब आ जाए अगले पेज पे, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपको मिलेगी, तो इसको भी मार्क कर लीजिए। वैसे आगे भी आ जाएगी लेकिन यहाँ पे भी आप मार्क कर लें। द क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। पहले क्लासिकल थ्योरी थी, अब क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। जो जो मॉडर्न न्यू आई उसको हम क्वांटम में डिस्कस करते हैं। तो वो कहते हैं इसमें हम ना पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो यहां से यहां तक ये आप क्वांटम मैकेनिक्स के लिए याद करेंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 9.2 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब ये शॉर्ट और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैंने लिख भी दिया, ये टॉपिक भी आपका स्मार्ट सिलेबस में है। तो सबसे पहले ये तो डेफिनेशन आती भी होगी क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 में भी कुछ डिस्कस की थी। सबसे पहली डेफिनेशन है मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स में हम ना बेसिकली ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं, बस ये याद रखें, एक ही लफ्ज याद रखें कि हम मोशन को स्टडी करेंगे और उसके फिजिकल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब मैकेनिक्स की टू ब्रांचेस होती हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन को डिस्कस करते हैं विदाउट काजिंग, और डायनामिक्स में हम उसकी कॉज, उसकी रीजन के साथ मोशन को डिस्कस करते हैं। ये दो बातें याद रखें, आपको मैकेनिक्स क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। कहते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन एंड द फिजिकल इफेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस मोशन। यानी कि ऑब्जेक्ट की मोशन और उसके फिजिकल इफेक्ट को स्टडी कर किया जाता है, किसमें बेटे, मैकेनिक्स में। अगली बात में कहता है इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन एंड इज ऑफन इज कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। जो पुरानी थ्योरी है न्यूटन के अकॉर्डिंग, उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। उसमें आपके पास सारी सी बात है, ये न्यूटन के 3 लॉज आ जाते हैं, और मोशन की बात हो रही है तो न्यूटन के लॉज को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। वही तो आपको बताते हैं कि एक ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करता है, उस पर फोर्स लगी है नहीं लगी। ठीक है, वो सारी चीजें आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ में समझा चुके हैं, यहां पे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहां पे आप क्या करेंगे, एक डेफिनेशन तैयार करेंगे। क्लियर? अब इसकी कोई एग्जांपल देखनी चाहे आप, वो आप यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है सेकंड आपके पास ब्रांच है फिजिक्स की, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बुक में दी गई है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब देखो, थर्म का मतलब भी हीट ही होता है और डायनामिक्स का मतलब मोशन। तो हीट इन मोशन, इसी बात का मतलब ही क्या बन गया, हीट इन मोशन। तो हीट एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। तो हीट है क्या, ये आपको पढ़ा चुका हूं। हीट क्या है बेटे, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, इट डील्स विद द थर्मल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द मटेरियल्स। मटेरियल्स की तरफ से जो थर्मल एनर्जी प्रोसेस होगी उसको हम डील करते हैं बेटे किसमें, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में। एंड इट इज यूज्ड व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी। ये तो मैं बड़ा जबरदस्त तरीके से आपको समझा चुका हूं, इसके लिए उसने एग्जांपल दी है हीट इंजन की। तो यहां पे देख रहे हो हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। तो आप यहां पे ये भी कह सकते हैं कि देखो अगर आपके पास ये दो बॉडीज हैं तो इन दो बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट होना जरूरी है, तभी हीट क्या करती है, फ्लो करती है। इसका अगर टेम्परेचर T1 है सपोज करें ज्यादा और इस बॉडी का टेम्परेचर T2 क्या है बेटे, कम, तो अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट होगा तब यहां पे क्या करेगी, हीट ट्रांसफर करेगी, मतलब हीट फ्लो करेगी। अगर ये टेम्परेचर सेम हो गया दोनों बॉडीज का तो फिर हीट फ्लो नहीं करती, ये बात ध्यान में रखिएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो हीट के फ्लो करने के लिए क्या चीज जरूरी है, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंट होगा, हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और किस फॉर्म में करेगी, वेव की सूरत में। ठीक है ना, इस तरह से ये अब हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर? तो ये छोटी सी चीज आपने याद रख लेनी है। उसके बाद है जी acoustic, it deals with the nature and physical aspects of the audible sound of energy। साउंड की बात कर रहे हैं इसमें, जाहिर सी बात है जिस तरह से स्पीकर है या आप देख सकते हैं प्रेशर हॉर्न है, यहां से देखें साउंड जो है ना इस तरह से आगे निकल रहा है। तो ये उसकी डायग्राम बेसिकली दिखाई गई है। तो हम acoustic के अंदर क्या करते हैं, एक ऑडिबल साउंड ऑफ एनर्जी के फिजिकल एस्पेक्ट को या उसकी नेचर को डिस्कस करते हैं, डील करते हैं। एक ही छोटी सी लाइन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स जाहिर सी बात है लाइट को कहते हैं, और इसका थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट मेरा ख्याल है पीछे कहीं दे चुके हैं, नहीं तो फिर आगे चैप्टर 7 या मेरा ख्याल है 8 11th क्लास के अंदर उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर है। लेकिन अभी फिलहाल आप यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन तैयार करेंगे। ऑप्टिक्स क्या है बेटे, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द विजिबल लाइट। सही है ना, ऑप्टिक्स लाइट को ही कहते हैं, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और लाइट है तो हमें हर चीज दिख रही है ना, अगर लाइट ना हो तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। आंख बंद करें कुछ नहीं दिख रहा ना, जैसे ही आप आंख खोलेंगे तो इसका मतलब लाइट की वजह से ही आप चीजों को देख पा रहे हैं। तो लाइट अगर हमारी जिंदगी से निकल जाए तो हम फारिग हो जाएंगे ये ध्यान में रखिएगा। अब इधर इसने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कि देखें व्हाइट लाइट आ रही है, ये आ रही है, उसके आगे हमने एक प्रिज्म रख दी है। आप लैब में देखेंगे ये आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही उस लाइट के आगे आपने प्रिज्म रखा तो वही व्हाइट लाइट जो है ना डिफरेंट कलर में ये देखो डिस्पर्स हो गई। अब ये कैसे हुई, कौन सा फिनोमिना है, क्या है, ये आगे पढ़ेंगे। फिलहाल निशानी के तौर पे उसने थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है कि ये लाइट आई, उसके आगे हमने प्रिज्म रखा तो वो लाइट किस तरह से डिफरेंट कलर में या 7 कलर में डिस्पर्स हो गई है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है जी, ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्रांच नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखो नाम से ही आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद आगे क्या है, मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। सही है, ये आपको पूरा चैप्टर समझा चुका हूं मैग्नेटिज्म वाला बहुत अच्छे से, चैप्टर नंबर 8। तो अब देखो दो चीजों का कॉम्बिनेशन आ गया, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ना उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट भी आ गया और मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, तो इनका बिटवीन जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको बेटे हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं या कह लें स्टडी करते हैं। अब उसके लिए उन्होंने डायग्राम यहाँ पे बना दी है, जैसे मैंने एसी जनरेटर के अंदर ये चीज एक्सप्लेन की थी। देखो यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो आप जानते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होती है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। ये देखो ये जो लाइनें आपको नजर आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप बी से शो करते हो। तो जैसे ही आपने इस आर्मेचर को मतलब कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, और यहाँ पे आपके पास कोई शार्प हैंडल होगा जिससे आप पकड़ के इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, टर्न करवाएंगे, उसके बाद ये घूम पड़ेगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कॉइल को प्लेस किया तो इसमें क्या आ गया, करंट आ गया। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट भी आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों का यहाँ पे रिलेशनशिप आ रहा है। तो इस तरह की चीज को हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। क्लियर है जी ये ब्रांच भी? चलें, ये डायग्राम बनाने हो तो बना दीजिएगा, अगर कोई शॉर्ट में आ जाती है डेफिनेशन तो आप चाहे डायग्राम बनाएं चाहे ना बनाएं, अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे तब भी आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये ना हो कि आप इन डायग्राम्स की टेंशन ले लें कि यार पता नहीं डायग्राम दी गई है ये भी बनानी होगी, जरूरी नहीं है। अब आ जाए नंबर 6 वाली ब्रांच, क्वांटम मैकेनिक्स। पीछे भी बता दी है, इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स को डिस्कस करना या उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में।
एक चीज याद रखें, क्वांटम मैकेनिक्स में ना हम उन पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं जिनका साइज 10⁻⁻12 से क्या हो बेटे, लेस हो। सही है ना, लेस हो। और जिन पार्टिकल्स का साइज 10⁻12 से ग्रेटर हो ना, वो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में चले जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्मॉल पार्टिकल्स का बिहेवियर डिस्कस करते हैं, उसके लिए आप निशानी याद रख लें, 10⁻12 से जिन पार्टिकल का साइज लेस होता है उनको डिस्कस किया जाता है। ले जी आगे चलते हैं, और इसके लिए यहां पे डायग्राम में दिखा दिया गया। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कहते हैं इट एक्सप्लेन्स हाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, पीछे बता दी है, बट रिलेटेड टू ऑब्जर्वर। ठीक है, इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटी एंड स्पीड। ये है असल चीज। ठीक है, आगे एक टॉपिक भी आएगा, डिटेल में इसको करेंगे, लेकिन अभी इस चीज को समझे जरा, इसका रिलेशन कैसे आया और इसका रिलेशन है किस तरह से, और उसके लिए आपको स्पीड एंड ग्रेविटी को जरा देखना पड़ता है। ले जी, अब इसके बारे में ना मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि जो न्यूटन है ना, न्यूटन ये कह रहे थे, अब ये स्टार्टअप मैं बता रहा हूं, न्यूटन ये कह रहे थे कि भाई हर चीज के लिए ना टाइम एक जितना लगता है, हर एक चीज के लिए टाइम एक जितना लगता है, जिसकी वजह से फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे, कोई बड़ा है छोटा है, उस पे एक जितनी फोर्स लगेगी, और उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। ये न्यूटन कह रहा था। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा ना 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 ना, ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। ना ही हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक जितनी लगती है, और ना ही इन सारों के लिए, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम एक जितना रहेगा। उसने कहा जी वो क्यों? उसने कहा देखो, अगर एक एक दरख्त है, अब एक दरख्त को एक बंदा करीब से देख रहा है तो उसको दरख्त बड़ा दिखेगा, और एक बंदा उस दरख्त को बहुत दूर से देख रहा है तो उसको दरख्त छोटा नजर आएगा, छोटा लगेगा। तो अब दोनों रेफरेंस पे गौर करें, एक करीब से देख रहा है, एक दूर से देख रहा है, तो दोनों के लिए दरख्त एक है, लेकिन उनके साइज पे फर्क पड़ रहा है। तो जब दोनों के लिए दरख्त के साइज डिफरेंट है, तो इसीलिए टाइम भी डिफरेंट होगा, टाइम सेम नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो आप कह रहे हैं कि भी फोर्स एक जितनी लगेगी, वो भी एक जितनी नहीं लगेगी। ठीक है, तो बेसिकली टाइम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक जितना नहीं होगा, बल्कि वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ये आइंस्टाइन कह रहे थे। अब उस बात, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया, अभी तो इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है, बंदा चकरा जाता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में आ जाए कि कहानी चल क्या रही है। डिटेल में तो आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे ना। तो अब उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये कहा, आइंस्टाइन ने, कि ये जो आप कहते हो ना कि ग्रेविटी एक फोर्स है, मैं ये कहता हूं कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, बल्कि ग्रेविटी लाइक अ डेंट इन अ मैट्रेस। जिस तरह से यहां पे देख रहे हो ना, ये जिस तरह से आपको जाली नजर आ रही है धागे की बनी हुई, सपोज कर ले, यहां पे तो पूरी डायग्राम है ना प्रॉपर, आप घर में बैठ के एक जाली ले लें धागे की बनी हुई, ठीक है, इस तरह से उसके ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट पर डालें। सपोज करो ये आपके पास धागे की जाली बनी हुई है, अब इसके ऊपर आप हैवी ऑब्जेक्ट प्लेस करें, जैसे ही प्लेस करोगे तो देखो ऐसे ये जगह झुक जाएगी। अब इसका मतलब उस हैवी ऑब्जेक्ट ने अपने इर्द गिर्द की जो स्पेस थी ना, जगह थी, उसको क्या कर लिया बेटे, अपनी गोद में ले लिया, लपेट में ले लिया। तो ये जगह सारी क्या होगी, ये देखो ऐसे ऐसे, अब कोई भी चीज यहां पर रखोगे तो वो नीचे आएगी फौरन। ये देखें, ये देखें, ये नीचे आई ना, तो ये देखो स्पेस टाइम इज कर्व्ड, कर्व्ड, कर्व्ड। यही चीज तो यहां पे दिखाई गई है। देखो ये बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, सैटेलाइट आ गया। अब देखो इसके इर्द गिर्द वाली ये वाली जगह देखो, इसका मतलब इस चीज ने अपने इर्द गिर्द वाली जगह को क्या कर लिया, स्पेस में क्या कर लिया, अपनी लपेट में ले लिया, गोद में, रैप कहते हैं लपेट में ले लेना। तो इस तरह से देखो, जैसे ही इस हैवी ऑब्जेक्ट ने इस आसपास वाली जगह को अपनी लपेट में लिया, तो ये क्या होगी, कार्व्ड। ये देखो कार्व्ड, कार्व्ड, तो स्पेस टाइम इज कार्व्ड, ये आइंस्टाइन कह रहे थे। तो वो कहता है ये क्या पड़ गया, डेंट पड़ गया ना, तो ग्रेविटी लाइक अ डेंट इन अ मैट्रेस। तो ये जो डेंट पड़ा है, उसकी वजह से आपको ग्रेविटी फील होगी। अब यहां पे कुछ चीज रखोगे या आप खुद आ जाओ, यहां पे आओगे तो फौरन ऐसे जाओगे, तो आपसे कोई पूछे भी क्या हुआ है, आपको यार ग्रेविटी की फोर्स ने मुझे अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन कह रहा है कि ये जो जगह सारी सुकड़ गई है ना, यानी कि इसने अपनी गोद में ले लिया, तो स्पेस टाइम इज कर्व्ड, तो यहां पे कोई भी जगह आएगी तो वो ऐसे जाएगी। तो वो बेसिकली उस डेंट की वजह से ही आपको ग्रेविटी फील हुई है, ये कह रहा था आइंस्टाइन। अब इसके आगे फिर मजीद वो इसको एक्सप्लेन करता है, फिर ये सारी चीजें अब जाके प्रूव भी हुई, कैसे हुई, इसके पीछे कहानी क्या है, वो थोड़ा सा कंसेप्ट आगे देंगे। अभी जो मोटी मोटी बातें थी ना, ताकि जरा आपके जहन में इसके बारे में चीजें आ जाए, वो मैंने आपको शॉर्टकट यहाँ पे बता दी है। बस इतनी बातें याद रखें। ये भी अगर आपको याद नहीं होती, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं ना,
तो फिर आप चुप करके इसको रट्टा लगा लें। ले जी आगे चलते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स है नंबर 8 पे ब्रांच। तो इसमें देखें कहता है इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। एटम के न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फिजिक्स। बस इतनी बात याद रख लें। अब आपको वो पता ही है कि एटम में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। तो उन चीजों को स्टडी करना यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स। ले जी नंबर 9 पे अपना क्रैक अपना हमारे पास ब्रांच आ जाती है पार्टिकल फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक। ये इंपॉर्टेंट है, सही है ना? ये पूछी जा सकती है। इट इज द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अब इसमें पहली बात तो याद रखें, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर का क्या मतलब है? इसमें कौन से आते हैं? ये बेसिकली आपके पास क्वार्क्स आ जाते हैं। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर अगर पूछ लिया जाए तो आप उनके नाम लिख लें। नंबर 1 फोटॉन्स, नंबर 2 लेप्टॉन्स और नंबर 3 हेड्रॉन्स। ये तीन आपके पास क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो तीन है, फोटॉन्स, लेप्टॉन्स, LEPTONS, और नंबर 3 पे क्या है? हेड्रॉन्स। अब अगली बात, इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात कर रहा है वो कौन से हैं? वो आपके पास फोटॉन्स भी हैं, ये देखो ई मैंने लिख दिया, ठीक है? एलिमेंट्री पार्टिकल, फोटॉन एलिमेंट्री पार्टिकल में आते हैं, और जो लेप्टॉन्स है ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल में आते हैं। जो हेड्रॉन्स है ना, ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। लेकिन इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्यों फिर शामिल किया जाता है? इसकी थोड़ी सी आगे वजह है कि इस एक किन क्वार्क से मिलकर बना होता है, उसमें कुछ चीजें आ जाती हैं, वो फिर हम आगे आपको बड़ी क्लासेस में बताएंगे। फिलहाल आप सिर्फ ये बेसिक थोड़ा सा याद रख लेंगे। तो इन पार्टिकल्स का सब एटॉमिक के तौर पे स्टडी करना क्या कहलाता है? पार्टिकल फिजिक्स में आता है, सही है? अब इसी चीज को ना उन्होंने थोड़ा सा डायग्राम में दिखाया है कि जैसे क्वार्क्स, क्वार्क लिखेंगे ना आप, पूरा मॉडल आ जाएगा, हेड्रॉन्स, लेप्टॉन्स, मीसॉन्स, हेड्रॉन्स, ये सारे क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स पार्टिकल है। तो क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूट्रॉन, ठीक है? तो न्यूट्रॉन का जो क्वार्क स्ट्रक्चर है ना वो दिखा दिया कि न्यूट्रॉन कैसे बनता है। तो उसके लिए एक आपके पास क्वार्क अप होना चाहिए और दो क्या होना चाहिए? डाउन होना चाहिए। डी से डाउन और यू से अप। एक अप हो और दो क्या हो? डाउन हो। तो ये आपके पास क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन। और अगर प्रोटॉन की बात कर ली जाए या पूछ ली जाए तो प्रोटॉन के लिए इसको उलट कर दो, दो क्या होने चाहिए? अप, और एक क्या होना चाहिए? डाउन। यहां पे दो डाउन है, एक अप है न्यूट्रॉन के लिए, ये देखें। और अगर प्रोटॉन के लिए पूछ ले तो दो अप और एक डाउन, ठीक है? इन क्वार्क से मिलकर आपका प्रोटॉन बनता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 10 पे ब्रांच एस्ट्रोनॉमी। अब इसमें देखें, लफ्ज पे गौर करें, बाकी आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। इसमें देखें दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक एस्ट्रो, एस्ट्रो मीन स्टार्स, और नोमी नोमस से निकला है जिसका मतलब होता है लॉ या कल्चर। तो इसका मतलब स्टार्स का कल्चर, सिंपल। अब इसको आप जिस तरह मर्जी अपनी वर्डिंग में लिख लें, तो नहीं तो फिर ये डेफिनेशन लिखी तो हुई है, आप इसको भी कर सकते हैं। तो सिंपल याद रखें, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन या इसको स्टडी करना हमारे पास एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ले जी उसके बाद नंबर 11 पे आपके पास जो ब्रांच है वो है जी कॉस्मोलॉजी। इसमें पूरी यूनिवर्स आ जाती है कि भाई यूनिवर्स कैसे वजूद में आई, उसका ओरिजिन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं कॉस्मोलॉजी के अंदर। यहां पे भी आप देख सकते हो उसके बारे में बताया जा रहा है, स्टडी ऑफ एक्सप्लोरिंग यूनिवर्स, सिंपल। 12 पे जो हमारे पास ब्रांच है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब इसमें डेफिनेशन याद रखें, इट इज द स्टडी ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में मैटर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, यह कहलाता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है जी, क्लियर, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। उसके बाद है टॉपिक नंबर 9.43, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। सही है, इंटरेक्शन होने जा रही है डिसिप्लिन की, यानी कि पहले हमने बात की ना शुरू में कि एक अलग सिंगल डिसिप्लिन, फिर उसको किसी और से हम क्या करने जा रहे हैं? रिलेट करने जा रहे हैं। अब सिर्फ एक चीज की स्टडी नहीं होगी, दो या दो से ज्यादा चीजों की इंटरेक्शन, मिलावट अब आएगी। फिजिक्स को केमिस्ट्री से, बायो के साथ जोड़ दें, मेडिकल के साथ जोड़ दें, कंप्यूटर के साथ जोड़ दें। अब दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस को हमने मिला देना है, इसको हम कह रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स। क्लियर ना? अब इसमें जैसे देखो बायोफिजिक्स पहले नंबर पे आ रही है, बायोफिजिक्स, फिजिक्स अलग है और बायो अलग है, दोनों को अब हम इकट्ठा कर देंगे। जब इन दोनों को मिला के स्टडी करोगे तो ये कहलाएगी बायोफिजिक्स। सिंपल, कितना आसान है, छोटी छोटी यार डेफिनेशन से खुद भी आप कर सकते हैं। तो एक दफा बल्कि खुद देख लीजिएगा, लेकिन नहीं, कुछ बच्चे बार बार कहेंगे नहीं सर जी थोड़ा थोड़ा आप बता दें, तो बस फिर इसीलिए मैं यहां पे आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो शुरू में ही वो कह रहा है, इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन
एंड इंटरेक्शन ऑफ फिजिक्स विद वेरियस अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। फिजिक्स को हम अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसी और चीज के साथ मिला के स्टडी करेंगे। फिजिक्स बीइंग फंडामेंटल साइंस, ये हम पीछे बता दिया आपको, प्रोवाइड द एसेंशियल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड द मेथड्स दैट आर एप्लीकेबल अक्रॉस द वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन। किसी और डिसिप्लिन के साथ हम फिजिक्स की टेक्निक्स को, मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे बेटे, उन इंटरडिसिप्लिन एरियाज को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे नंबर 1 पे वो आपको कहता है जी बायोफिजिक्स, बायो अलग, फिजिक्स अलग, दोनों को अब हम रेड करेंगे, दोनों का रिलेशनशिप। तो कहता है सम बायोलॉजिकल सिस्टम, कुछ हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं एंड प्रोसेस हैं, आर डिस्क्राइब्ड, जिनको डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ द फिजिक्स अंडर दिस फील्ड ऑफ स्टडी। यानी कि इस बायोफिजिक्स की फील्ड के अंदर रहते हुए हम फिजिक्स की टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हम कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम और प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं बायोफिजिक्स। उसके लिए डीएनए स्ट्रक्चर उन्होंने बता दिए, यहां पे ये दोनों चीजों डिस्कस हो जाती हैं। अच्छा जी, इसमें एग्जांपल्स आप क्या मेंशन करेंगे, डेफिनेशन यहां तक करेंगे, ये डेफिनेशन हो गई, और यहां से आप एग्जांपल्स देंगे। एग्जांपल्स में आप मैकेनिक्स ऑफ द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ये दे सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल, और इसके अलावा टिश्यूज की बात कर सकते हैं, ऑर्गन्स की बात कर सकते हैं। तो ये आपके पास 4-5 एग्जांपल्स है, आपसे 2 याद रख लें बहुत है। ले जी, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाए, मेडिकल। अब देखो मेडिकल को हम रिलेट करेंगे फिजिक्स के साथ, तो मेडिकल फिजिक्स बन जाएगा। इट अप्लाइज फिजिकल प्रिंसिपल्स टू डेवलप टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ हेल्थ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये तो आपको पता ही है, बार बार बता चुके हैं। इसमें सिंपल आप एग्जांपल याद रख लें, एक्सरेज की, अल्ट्रासाउंड की, या एमआरआई की, ठीक है ना। तो एमआरआई देखो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इसका मतलब, ठीक है ना, तो पता होना चाहिए कि एमआरआई का क्या मतलब है। ले जी, तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास रेडिएशन थेरापी है, उसके लिए भी आप इसको कर सकते हो, मतलब बल्कि यहां से देखो, सीटी स्कैन, सॉरी, सीटी स्कैन के लिए, एक्सरे के लिए, एमआरआई में, और इसी तरह से आपको कह रहा है जी रेडिएशन थेरापी फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, तो उसमें भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है जी नंबर 3 पे हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। अब इसमें आप यहां पे देख सकते हैं, छोटी सी डेफिनेशन ही है, कहता है इट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द प्रोसेस ऑफ द सेलेस्टियल। अब इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, सेलेस्टियल वर्ड है या सेलेस्टियल है, मेरे लिहाज से तो ये सेलेस्टियल वर्ड होगा। बॉडीज एंड फिनोमिना, फॉर एग्जांपल द इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी, स्पेस टू द अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एज अ होल। जैसे सिंपल यहां पे देखो, टेलीस्कोप से आप उन सितारों को, छोटे से आए जो नजर नहीं आते आम आंख से, उनको देख रहे हो, तो ये जो आपके पास स्टडी है ना, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, तो लिहाजा वो आपके पास एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। यहां से भी कर सकते हो और अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 4 पे जियोफिजिक्स। अब देखें, जमीन के अंदर यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, तो इसमें आपके पास ये जो अर्थ के अंदर किस तरह से, देखें जमीन के नीचे ये जो हम कहते हैं ना यार लावा वहां से निकला, वो कैसे हो, उसके पीछे वजह, सारी चीज इनको डिस्कस करना, या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर इसके नीचे, और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, या इसी तरह से जो जलजले आते हैं ये कैसे आते हैं जमीन के नीचे, क्या ऐसा होता है कि जलजला आता है, ये सारी चीजें जो है डिस्कस की जाती हैं जियोफिजिक्स में। उसके बाद बेटे यहाँ पे लास्ट में हमारे पास नंबर 5 पे है जी क्लाइमेट फिजिक्स। क्लाइमेट चेंज की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मौसमों के बारे में ये सारी चीजें, या सारी एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स भी कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो ये जो सारी स्टडी है ना वो आपके पास क्लाइमेट फिजिक्स में आती है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे होगा नंबर 6 पे कंप्यूटेशन फिजिक्स। अब देखो, कंप्यूटर को रिलेट कर रहा है फिजिक्स के साथ, तो ये बन जाएगी कंप्यूटेशनल फिजिक्स। अब इसमें आपको पता है कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज समझता है, तो 0-1 की लैंग्वेज को यूज करते हुए, या कह रहे हैं कि बाइनरी लैंग्वेज को यूज करते हुए हम बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसीलिए वो कहता है इट इज द अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को यूज करते हुए एंड द मेथड्स, और इन मेथड्स को अप्लाई करते हुए टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम, जो हमारे पास बिल्कुल पेचीदा मुश्किल कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम होती है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं इन मेथड्स को यूज करके, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, कंप्यूटेशनल फिजिक्स आ गई। लो जी, ये आपके पास टॉपिक एंड हो गया। नेक्स्ट वाला टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दें। अब आप यहां पे आ जाए 9.5 वाला टॉपिक, साइंटिफिक मेथड। ये शॉर्ट, एमसीक्यू, लॉन्ग, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत ही आसान है, बस लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा।
कहता है साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एन इश्यू एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगार्डिंग नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड या नेचर के रिगार्ड आपके अगर कोई प्रॉब्लम है या इश्यू है तो उसको बिल्कुल सही सॉल्व करने के लिए हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करते हैं जिसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। क्लियर? तो यहां से यहां तक इसको आपने तैयार कर लेना, ये डेफिनेशन के तौर पे आप लिख देंगे। अब हमारे पास इसका तरीकाकार क्या है, यानी कि जो प्रॉब्लम या इश्यू आपका है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिस्टमैटिक अप्रोच जिसको हम साइंटिफिक मेथड का नाम दे रहे हैं, वो साइंटिफिक मेथड क्या है, किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए वो तरीकाकार बता रहे हैं, कहता है कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज एन इश्यू और अ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, उसको रिकॉग्नाइज करो, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो उसको पहले क्लियर करना है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका पता होना चाहिए आपको। फिर कहता है नंबर 2, गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। उसको डिफरेंट एंगल से ना आप ऑब्जर्व करो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। उसके बाद नंबर 3 पे क्या काम करना है, प्रपोज एन एक्सप्लेनेशन और अ गेस वर्क नोन एज हाइपोथेसिस। ठीक है, मफरूजा, हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूजा, यानी कि आप एक मफरूजा गैस करें, बनाए, जहन में रखें कि भाई इसकी ये प्रॉब्लम जो आई है इसकी वजह ये हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर रखी है, इकट्ठी कर ली, डिफरेंट एंगल से भी आप देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है उसके बारे में अपनी राय कायम करनी है। वो गलत और ठीक हो बात की बात है, पहले आपने वहां पे एक गैस करना है कि भाई ये प्रॉब्लम इसीलिए होगी, इसकी वजह ये है, वो आपने गैस कर लेनी है। उसके बाद नंबर 4 पे कहते हैं परफॉर्म एक्सपेरिमेंट और कलेक्ट एविडेंस टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। जो मफरूजा आपने बनाया है, अब वो कहता है उसको जरा टेस्ट करें, उसके बारे में सबूत इकट्ठे करें और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। नंबर 5 पे कहता है रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज गैदर्ड डाटा, प्लॉटिंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स टू रीच एट द कंक्लूजन विच इज कॉल्ड अ थ्योरी। कहता है फिर उस सारे डाटा को ना आप जो आपने जमा कर ली है उसको ऑर्गेनाइज करके ना जबरदस्त उसको फिर थोड़ा सा जज करें कि भाई इस तरह से इसकी सेटिंग है, इस डाटा को इकट्ठा करने के बाद उसको थोड़ा सा तरतीब में लेके आए और फिर उससे आप प्लॉट करें, क्या बेटे, ग्राफ। ग्राफ आपको बताएगा ना, देखें फिर आपने ग्राफ को प्लॉट करना है, तो आपको ग्राफ के अंदर एक रिजल्ट मिलेगा, उससे आपने क्या करानी है, थ्योरी बना लेनी कि भाई ये जो मेरी प्रॉब्लम थी उसके पीछे ये वजह है। ठीक है, थ्योरी बन गई। थ्योरी के बाद वो कहता है नंबर 6 पे क्या करेंगे, repeated tests of the theory to wide range of a similar issue then lead towards the formulation of a law। यानी कि फिर वो कहता है उस चीज को, जो थ्योरी बन जाए ना, फिर आपने उस चीज को बार बार रिपीट करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, कि भाई हर एक लिहाज से वही चीज, वही रिजल्ट हमें तो बार बार मिल रहा है, तो अगर वो मिलता है हर लिहाज से थोड़ा सा तरीका डिफरेंट करने से फिर भी रिजल्ट वही मिलता है, वही थ्योरी आ रही है, तो इसका मतलब फिर वो बन जाएगा लॉ। वो फिर आपने पेश कर देना है। तो ये 6 आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं उस प्रॉब्लम या उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी एक सिस्टमैटिक अप्रोच थी जिसको आपने यूज किया, तो ये क्या कहलाता है, साइंटिफिक मेथड। अब इनको उसने एक्सप्लेन करना है, पढ़ तो लिया, समझ तो लिया शॉर्ट के लिहाज से, एमसीक्यू के लिहाज से, अब जरा इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, ये आपका लॉन्ग बन जाएगा और हमारा फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। अब देखो पहले तो आपने ऑब्जर्व करना है ना, बाहर निकले किसी भी चीज के बारे में आप उसको देखें, गौर करें कि यार ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ठीक है, वो आपने थोड़ा सा गौर करना है, वही आपकी ऑब्जर्वेशन है। फिर आपने जाके उसके बारे में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है कि भाई जैसे मैं सोच रहा था, देख रहा था, वैसे होता भी है कि नहीं, ये चीज वैसी थी कि नहीं थी। क्लियर ना, बात समझ आ रही ना? तो यहां पे लाइट को लेके ना वो ये सारी चीजें मेंशन करेगा। तो पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। तो कहता है द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड इज टू मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस एंड टू कलेक्ट द डाटा अबाउट देम। यानी कि पहला स्टेप क्या है साइंटिफिक मेथड का, कि टू मेक ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन बनाए, आप देखें, ऑफ नेचुरल प्रोसेस को, नेचर पे गौर करें, उसको ऑब्जर्व करें, एंड टू कलेक्ट द डाटा अबाउट देम, और फिर उस चीज के बारे में आप डाटा कलेक्ट करें, इकट्ठा करें। बस ये आपने ऑब्जर्वेशन की हेडिंग में यही कुछ लिख देना है डेफिनेशन के तौर पे। आगे थोड़ा सा बताएगा, वो जरूरत नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे भी किस चीज को हम देखें और उसके बारे में डाटा कलेक्ट करें। उसने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया, यहाँ पे जैसे मटका टूटा हुआ पड़ा है ना, अब इस पे लाइट पड़ रही है, जब यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो इस मटके का शेडो जो है ना वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप गौर करें कि यार ये शेडो यहाँ पे क्यों पड़ रहा है। देखो ना, घड़ा कहीं पड़ा था, आप यहां से गुजर रहे हैं,
जैसे ही आप यहां से गुजरे, आपने इस मटके को देखा, मटके के नीचे यहां पे मटके का साया बन गया, शेडो। अब आप इसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। अब ऑब्जर्वेशन आपकी पहला स्टेप हो गया ना। अब इसके बारे में डाटा इकट्ठा करो, कलेक्ट करो कि यार ये क्यों इस तरह का ही शेडो बना है, किसी और चीज का शेडो क्यों नहीं बना। ठीक है, तो वो आप यहां पे सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दो। पहला काम ये करना था। तो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये चीज यहां पे लिख दी है, कर लेंगे ना। ये मैंने मार्क भी करवा दिया, बस ये चीजें मैंने अंडरलाइन कर रखी है ना, वही आप तैयार करेंगे, वही लिखेंगे। अब आ जाए आगे, हाइपोथेसिस। जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, यहां पे आपने ऑब्जर्वेशन देख ली, कर ली, तो अब आप मफरूजा बयान करेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस मफरूजे को कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा, डाटा की बेस पे, जो आपने डाटा कलेक्ट किया था उसकी बेसिस पे, जो कि आपने ऑब्जर्व करने के बाद कलेक्ट किया, आर एक्सपेरिमेंटेशन वी कैन डेवलप अ हाइपोथेसिस। तो ऑब्जर्वेशन और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसकी बेसिस पे आप क्या करेंगे, मफरूजा बयान करेंगे। ठीक है, वो आपने मफरूजा डेवलप कर लेना है। यहां तक करेंगे इसके लिए, फिर आगे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे देखना चाहे तो देख सकते हैं। दिस इज डन इन ऑर्डर टू द टेस्ट लॉजिकली रिजल्ट्स। इट इज अज्यूम दैट द नेचर विल एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे अंडर द सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम द अबव एग्जांपल। इसके अंदर वो कहता है, बताया जा रहा है कि जाहिर सी बात है, अब आप गौर कर रहे हैं कि यार जब सूरज से आके लाइट यहां पे पड़ रही है तो उसकी वजह से यहां पे शेडो पड़ रहा है, अगर आप इसके आगे खुद आ जाएंगे तो इसका शेडो गुम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने सोच ली। अब आप अपनी तरफ से एक मफरूजा दे रहे हैं, यार मेरे लिहाज से ना इसकी वजह ये हो सकती है, जो भी देंगे वो आपके जहन में सपोज करो आ गई, वो आपने मफरूजा दे दिया। अब उसके लिए यहां पे एग्जांपल दे रहे, कहते हैं वी अज्यूम दैट शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन दे कम इन द पाथ ऑफ लाइट बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो कहता है ये शेडो इसीलिए पड़ा क्योंकि जब आप लाइट के आगे, यानी कि लाइट आ रही थी, आपने उसके सामने मटका रख दिया। अब लाइट तो जाती है स्ट्रेट लाइन में, आपने उसके आगे मटका रखा, तो यहां से लाइट क्या होगी, बेंड, जिसकी वजह से उसी ऑब्जेक्ट का यहां पे आपको क्या आ रहा है, शेडो नजर आ रहा है। तो ये उसने एक यहां पे हाइपोथेसिस के अंदर थ्योरी मेंशन कर दी। समझ आ गई ना बेटे। तो यहां तक इसको एक दफा देख लें, अजान हो जाए फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे क्या है, एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस के बाद कौन सा स्टेप होगा बेटे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ना। अब जो चीज हमने बना ली या हमने कहा भी ये वजह हो सकती है, तो अब लिहाजा हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो एक्सपेरिमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड रिपीटेबल प्रोसेस विच इज यूज्ड टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ अ हाइपोथेसिस। अब आपने एक्सपेरिमेंट करके ना ये चीज प्रूव करनी है कि भाई जो आपका हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से आपने मफरूजा पेश किया, जो आपकी सोच थी वो बिल्कुल वैसे ही हुआ है। ये चीज आपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करनी है। तो अब उसके लिए ना यहाँ पे देखें, सपोज करें आपने ये सारी चीजें आप कर रहे थे, अब आपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो सेटअप लगा लेना है। उसके लिए वो कहता है टू वेरीफाई द अजम्पशंस मेड इन द अबव एग्जांपल। ये जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया उसके लिए कह रहा है, फोर कार्डबोर्ड्स ईच विद अ होल आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन such that the hole in first card is in front of torch. When we see through the hole in cards, we can see the light of the torch. If any of these cards is displaced, we cannot see light passing through. Thus, this experiment proves that light travels in a straight line. अब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे उसने यहाँ पे रिजल्ट बता दिए। कैसे आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। कहते हैं आपने ना 4 कार्डबोर्ड इस तरह से ली, 1 2 3 4, और इन चारों के दरमियान बिल्कुल सेंटर में आपने ना होल कर लेना, सुराख कर लेना है। ठीक है, आखिरी में नहीं करना, पहले 3 में उसने देखो सुराख कर दिए, ये जो व्हाइट वाले आपको नजर आ रहे हैं। क्लियर। अब वो कहते हैं इनको टॉर्च लाइट के सामने रख दे। अब यहां से देखें ये लाइट जा रही है। अब जब लाइट इस पहले सुराख में से पास कर रही है, देखो पहले सुराख में से गई, उसी के बिल्कुल सामने इस कार्डबोर्ड का भी सुराख आ रहा है, उसमें से भी पास कर गई, फिर तीसरी में से भी पास कर गई, और चौथी में देखें आपको नजर आ रही है। इसका मतलब यहां से पास कर गई है ना, इसीलिए यहां पे नजर आ रही है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल गया, एक तरह से अभी आपके जहन में 50% तो आ गया कि भाई लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, क्योंकि सीधी थी तो ये देखें सारों में से पास कर गई है। अब वो कहते हैं अब क्या करें, इसमें से किसी एक कार्डबोर्ड को थोड़ा सा आप उसका एंगल चेंज कर दें, उसको ऊपर नीचे कर दें। तो सपोज करें, देखो जो दूसरे नंबर पे थी ना, इसको ऊपर कर दिया। जैसे इसको ऊपर किया, अब देखो पहले सुराख में से तो लाइट पास कर गई है, लेकिन इधर देखें दूसरी वाले का सुराख ऊपर है और ये लाइट आके यहां पड़ रही है, तो आगे नहीं गई बल्कि आपको यहां पे नजर आ रही है। क्यों, क्योंकि इसका सुराख ऊपर है, सुराख में से पास ही नहीं कर रही। तो यहां से यह पता चल गया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है,
जैसे ही आपने यहां से ऊपर किया तो अब वो यहां पे है, इस सुराख में से पास नहीं कर रही। अगर यहां से पास कर जाती तो फिर हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, लेकिन हमने देखा वो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही है, इधर पड़ रही है, इसमें से पास नहीं कर रही। तो लिहाजा यह साबित हो गया या हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि भाई लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके आगे पीछे कोई चीज रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो उससे टकराएगी, अगर उसमें होल नहीं है तो फिर उसी चीज का उसके बैक पे शेडो शो होगा। जैसे आप एक स्टील का बॉल ले लें, स्टील का बॉल ले लें और यहां से सपोज करें ये सूरज की लाइट आ रही है, यहां पे पड़ेगी, जैसे ही पड़ेगी तो आप देखेंगे इसी स्टील के बॉल पे यहां पे अब लाइट पड़ रही है ना, तो साइडों से वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, यहां से लाइट निकलेगी। ये आपको आगे के टॉपिक भी पढ़ाएंगे बाद बड़ी क्लासेस के अंदर। अब आप देखेंगे कि इसी बॉल का, स्टील बॉल का यहां पे शेडो भी शो होगा, ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह आगे चल के आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां से पता चल गया, देखो यहां से एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो जो मफरूजा था आपका, जो आप कह रहे थे कि भाई लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मुझे तो यही लगता है, वही चीज आपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी कर ली। क्लियर? अब आप क्या देंगे, थ्योरी देंगे ना, जाहिर सी बात है। तो नंबर 4 पे आप क्या करेंगे, आप थ्योरी पेश करेंगे। लो जी, यहां पे अब आप थ्योरी देंगे। कहता है आफ्टर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ एन अजम्पशन एंड विद द हेल्प ऑफ केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन, जो आपकी अजम्पशन थी उसको आपने बिल्कुल उसकी सक्सेसफुली वेरिफिकेशन के बाद आपने एक्सपेरिमेंट जो केयरफुली आपने प्रूव किया, इट बिकम्स थ्योरी एंड इट इज एप्लीकेबल टू सिमिलर फेनोमेना। अब आप उसी की बेस में एक थ्योरी पेश करें। क्लियर ना? बस इसके लिए आप ये वाली लाइनें तैयार कर लेंगे थ्योरी के अंदर। अब जरा इसका एक फ्लो चार्ट है वो जरा देखें, यहां पे पूरी तरतीब जितनी सारी थ्योरी है उसका निचोड़ निकाल के यहां पे आपको समझा रहा है स्टेप बाय स्टेप। देखो पहले आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन थी आपकी। फिर आपने क्या किया, हाइपोथेसिस, मफरूजा बनाया। मफरूजे के बाद आपने कहां गए, एक्सपेरिमेंट, कि भाई जो चीज मैं सोच रहा हूं क्या वैसे होती भी है कि नहीं, तो आप एक्सपेरिमेंट की तरफ गए। फिर एक्सपेरिमेंट जब प्रूफ हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे, थ्योरी देंगे। थ्योरी देने के बाद क्या होगी आपकी प्रिडिक्शन। ये तो नहीं है सारों के सामने उठा के रख देंगे, आप तो खुश है अंदर ही अंदर कि हाँ यार मैंने साबित भी कर ली है चीज, ठीक है, बिल्कुल मैं थ्योरी दे चुका हूं, मेरे लिहाज से ठीक है। अब आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, प्रिडिक्शन देंगे। उसके बाद वो चीज अगर उन्होंने वेरीफाई कर ली, एक दो बंदे थोड़ी करेंगे, पूरी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा, ठीक है, साइंसदान बैठेंगे, वो उस चीज की वेरिफिकेशन करेंगे। और फिर उसके बाद अगर वो चीज वैसी प्रूफ हो जाती है जैसे आपने प्रिडिक्ट किया, तो वो फिर क्या बन जाती है, लॉ बन जाता है। इस तरह ये तरतीब आपने याद रखनी है, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर आपकी ये तरतीब रहती है। अब वो कहता है सपोज करें हाइपोथेसिस के बाद आप जब एक्सपेरिमेंट में आए, अब आप एक्सपेरिमेंट में वो चीज नहीं प्रूव कर पा रहे जिस तरह से आपने सोचा था, तो लैक ऑफ एग्रीमेंट। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उधर ही बैठे रहना चाहिए, जिद कर लेनी चाहिए, नहीं। वो कहता है फिर आप पीछे जाएं, हाइपोथेसिस फिर और से जरा और तरह से जरा अपना मफरूजा सेट करें, ठीक है। वो सेट करने के बाद दोबारा एक्सपेरिमेंट में आ जाए। अगर फिर भी नहीं होता, फिर वो कहता है आप इधर ना जाए बल्कि आप शुरू में जाए, आपने चीज को हो सकता है गलत ऑब्जर्व किया हो, तो फिर अपनी दोबारा ऑब्जर्वेशन पे जाए, यानी कि आप उस चीज को किसी और तरह से, किसी और एंगल से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। तो अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो रहा, उसमें चीज वैसे साबित नहीं हो रही जैसे आपने सोचा था, जो आपका मफरूजा था, तो फिर वो कहता है अपने मफरूजे के पास दोबारा जाए, वहां पे थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आए, फिर आ जाए एक्सपेरिमेंट में, फिर भी नहीं होता, तो फिर वो कहता है डायरेक्ट अपने अपना ऑब्जर्वेशन के पास जाए, अपनी ऑब्जर्वेशन चेंज कर ले, ठीक है। तो ये एक तरतीब बता रहे हैं। इस तरह अगर एक्सपेरिमेंट से हो जाता है फिर आप आ जाए थ्योरी में। अब थ्योरी से आप आगे प्रिडिक्शन में। अब प्रिडिक्ट जो आपने किया है उसमें फिर कोई आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं, तो फिर वो कहता है आप दोबारा पीछे ना जाए बल्कि थ्योरी पे जाए, कि वो चीज आपने जाहिर सी बात है थ्योरी सही नहीं पेश की। तो आपके अगर नेगेटिव प्रिडिक्शन में अगर नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, एक्सेप्ट नहीं होती, तो फिर आप थ्योरी में जाए, उधर चेंजेस लेके आए। हाँ अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर वो आपका ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। ले जी, मैंने फ्लो चार्ट भी आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद है नंबर 5 पे, फोर थ्योरी। थ्योरी के बाद जाहिर सी बात है यहां से देखो प्रिडिक्शन है ना, तो आपने प्रिडिक्ट करना है यहां पे। इसको कर लेंगे या मैं करवाऊं? After the careful analysis of the theory, we can make the predictions about the certain unknown aspects of the nature। वो जो चीज आपने लेके चली थी, जिसको आपने देखा था, वो आपके लिए अननोन चीज थी ना, उसके बारे में जो आपने आप प्रिडिक्शन देनी है वो आप दे दे, ठीक है, एक थ्योरी बना के वो आप प्रिडिक्ट कर दे। उसके बाद वो कहते हैं नंबर 6 पे, इसको याद रखिएगा बेटे, फाल्सिफिएबिलिटी।
तो फॉल्सिफिएबिलिटी ये एक आपके पास ना ऐसे समझे कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस कराया कि भाई ये सजेस्ट करता है कि जो थ्योरी आपने कंसीडर्ड की है साइंटिफिक है कि नहीं है। मतलब जो आप थ्योरी दे रहे हो, जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, वो साइंसी लिहाज से है भी सही कि नहीं है। ये ना हो कि वो आपके लिहाज से हो लेकिन साइंस उसको प्रूफ ही ना कर पा रही हो, उसके पीछे साइंस हो ही ना। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस चीज को चेक करता है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं फॉल्सिएबिलिटी। तो अब यहां पे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कहते हैं इट इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड दैट सजेस्ट अ थ्योरी टू बी कंसीडर्ड साइंटिफिक if it also make predictions that can be tested and potentially proven false. The requirement of falsifiability ensures that the theories are not based on the vague, non-specific, or unstable claims. It distinguishes scientific theories from false or pretended beliefs that cannot be experimentally tested. मैं थोड़ा सा चबा चबा के इसीलिए पढ़ रहा हूं ताकि जरा हमें अल्फाज से ही समझ आ जाए कि भाई यहां पे क्या कुछ कहा जा रहा है। अब वो कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को ना हम यूज करते हुए ये बेसिकली सजेस्ट करता है कि जो आपने थ्योरी कंसिडर की है, जो आपने प्रिडिक्ट की है, वो साइंटिफिक है भी सही कि नहीं है। मतलब वो साइंस से रिलेट कर रही है, साइंस में आ रही है कि नहीं आ रही ये चीज। उसके बाद इसको टेस्ट किया जाता है कि भाई ये साइंसी लिहाज से ठीक है या गलत है। जाहिर सी बात है जो भी आपने प्रिडिक्शन होगी वो साइंसी लिहाज से तो होगी होगी, लेकिन ये इसमें चेक किया जाता है। फिर वो कहता है जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि फॉल्सिफिएबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इस चीज की गारंटी देती हैं कि भी थ्योरी जो है ना वो आपका एक मुबहम यानी कि आप एक शक की बेस पे लेके आए हैं या वाकई वो साइंस से बिलोंग कर रही है, साइंस उस चीज को प्रूव कर सकती है, इस चीज की वो गारंटी देती है। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक और अनस्टेबल क्लेम्स, उसके बारे में आपको बता देती है कि भाई एक नॉन स्पेसिफिक थ्योरी है या फिर एक बनी बनाई कहानी लेके आ गया है ये बंदा, ठीक है। उस चीज को चेक करने के लिए ये आपके पास एक फॉल्सिफिएबिलिटी जो है कॉन्सेप्ट ये यूज किया जाता है। ले जी, उसके बाद हमारे पास है नंबर 6 के बाद लास्ट में नंबर 7 लॉ। अब जाहिर सी बात है अगर वो साइंसी लिहाज से प्रूफ हो जाती है, उसको चेक करने के बाद वो क्या बन जाएगा बेटे, लॉ बन जाएगा, क्योंकि हर लिहाज से वही आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो लॉ बन जाएगा। कहता है व्हेन अ थ्योरी हैज बीन टेस्टेड मेनी टाइम्स एंड जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू, इट इज कॉल्ड अ लॉ। जब वो आपकी थ्योरी टेस्ट की जाए, जब वो टेस्ट की जा चुकी हो मैनी टाइम्स, एक दफा दो दफा तीन दफा नहीं, बार बार टेस्ट करने के बाद भी वही रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर वो जनरली तौर पे क्या की जाती है बेटे, एक्सेप्ट की जाती है कि भाई ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, ये जो भी कह रहा है ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है। इट इज कॉल्ड, फिर वो आपका क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। इस तरह से लॉ बनते हैं। तो जितने पहले के साइंटिस्ट हैं या अब है, वो रातों रात बैठ बैठे लॉ नहीं बना लेते, उनके पीछे जिंदगियां लगी पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये सारा सेटअप एक साइंटिफिक मेथड जो आपको बताया है, वो इन सारे तरीकों को, इन सारे मेथड्स को फॉलो करने के बाद, वो अपनी बार बार इन चीजों को टेस्ट करने के बाद जब वो बिल्कुल ठीक प्रूफ हो जाती है, तो फिर वो जनरली तौर पे एक्सेप्ट कर दी जाती है और फिर वो आपका लॉ बन जाता है। तो इस तरह से ये सारे लॉ बने थे। नहीं जी, आगे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बस यही लाइन इंपॉर्टेंट थी। आगे भी थोड़ा बहुत इसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, बस यहां तक कर लें बहुत है। क्लियर है जी। तो इस तरह से ये आपके पास साइंटिफिक मेथड थे जो आपको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं, ठीक है। तो बस जो मैंने लाइनें यहाँ पे मार्क कर रखी है ना, सिर्फ वही तैयार करेंगे, सही है ना। और जहां पे मैंने कुछ नहीं मार्क कर रखा वो आपको पूरा पूरा तैयार करना पड़ेगा। तो ये आपके पास सारा लॉन्ग क्वेश्चन था। इससे पीछे शॉर्ट और एमसीक्यू जो स्टार्टअप में ये वाले सारे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज थे और ब्रांचेस थी, ये आपको शॉर्ट और एमसीक्यू से क्लियर करवा दिए हैं। चैप्टर आपका खत्म हो गया, बस यही कुछ आपने तैयार करना है। बाकी जो टॉपिक्स है ना वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। अब जरा यहीं पे हम एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं, जल्दी से अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए कि किस एमसीक्यू की कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। कहता है फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस। तो बेटा ये फिजिकल साइंस की हमारे पास ब्रांच है, तो आप सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। चार्ली 9.2 में कहता है विच ब्रांच ऑफ द साइंस प्लेस वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये आपके पास आ जाता है बेटे फिजिक्स, ठीक है। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, डेल्टा ऑप्शन, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाए, कहता है ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन, ये जो गाड़ियों की टेक्नोलॉजी है किस
ब्राउन पे बेस करती है, तो इसमें कहते हैं अक्यूस्टिक है नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं, ऑप्टिक्स लाइट नहीं, थर्मोडायनामिक्स, हाँ हीट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, गाड़ियों में प्ले कर रहा होता है। तो आपके पास क्या आएगी बेटे, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं ना। उसके बाद ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, 9.6 वाला देखें, 9.6 वाला कहता है व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। तो अब मैंने तो पहले बता दिया, तो साइंटिफिक मेथड का एंड रिजल्ट क्या है, लॉ। तो सारी चीजें आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जितने भी मेथड्स बताए हैं। तो अल्टीमेटली उसकी जो ट्रुथ है वो आपके पास क्या है, लॉ, वो लॉ बन जाता है। लेकिन जी उसके बाद आ जाए 9.8 वाले में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें ऑल ऑफ दीज ही आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, सारे ही आ जाते हैं, तो इसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद है 9.9 में आई हाइपोथेसिस, तो इसमें मे आर मे नॉट बी टेस्टेबल। याद रखिएगा टेस्टेबल तो होता ही होता है, बच्चे बहुत सारे ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हाँ हमें तो नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन याद रखिएगा, देखो मे आर मे नॉट बी टेस्टेबल, ये बात नहीं, टेस्टेबल तो होगा ही होगा हर लिहाज में, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। इज अ पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन, हाँ ये मुमकिन है कि जिस तरह जो आपका क्वेश्चन है उसके मुताबिक आंसर है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यही आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 9.10 में देखें, अ ग्राफ ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डाटा इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिंग डाटा, फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, या फिर आस्किंग क्वेश्चन, या फिर एनालाइजिंग एनालाइजिंग डाटा। ठीक है, तो ये जो डेल्टा ऑप्शन है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। और नंबर 11 वाला आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो ये भी आपको एमसीक्यूज करवा दिए, चैप्टर आपका क्लोज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये आपको करवाएंगे। तो और में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।